अस्सलाम वालेकुम। सलाम करके वो दोनों साथ ही बैठे थे। मुस्तजाब, बुराक, तुम दोनों के साथ मुस्तफ़ा की बॉन्डिंग कैसी थी? हमारे तो बड़े भाई थे। थोड़ी बहुत झिझक थी। मुस्तजाब धीमी आवाज़ में बोला, तुम अपना बताओ, अभी सिर्फ लास्ट बात क्या हुई थी तुम्हारी उससे? लहजा काफ़ी कड़क था। थोड़ा डांटा था उन्होंने मुझे। किस बात पर? उसने एक निगाह उठाकर मुशाइम को देखा और आंखें नीची करके बोला, मैंने सहर पर हाथ उठाया था, इस बात पर। मुशाइम ने उसकी बात सुनकर जबड़े भींचे। उसका रद्द अमल क्या था? मुशाइम का लहजा काफ़ी गुस्से वाला था। उन्होंने थप्पड़ मारा था मुझे। मुशाइम के माथे के बल सीधे हुए, आंखें भी हैरत से खुली। उमैर और हमजा की आंखें एक दूसरे से मिली। मुस्तजाब शाह, मुशाइम का पारा हाई हुआ था। तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने भाई का कत्ल कर दिया? मुस्तजाब ने झटके से सर उठाया। क्या बोल रही हैं आप? आपको पता भी है वो भाई थे मेरे। मैं मर सकता हूँ, उनको मार नहीं सकता। आपके लिए कितना आसान है ना ये सब बोलना। आपको एहसास भी है कि बोल क्या रही हैं आप? उसकी आंखों में वो दर्द देख सकती थी। आंखों में आंसू अलग जमा होना शुरू हो गए थे। उसको किस कदर तकलीफ़ हुई थी मुसाइम के अल्फाज से, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। उसकी बातें सुनकर हमजा और उमैर दोनों रिलैक्स हुए और मुशाइम खुद भी, वरना किसी हद तक वो कुछ और सोच चुकी थी। मुस्तजाब, तुम जा सकते हो, वो बस इतना ही बोली थी। वो भी बिना दूसरी बात सुने जाने लगा, लेकिन उसकी बात पर रुका, लेकिन पलटा नहीं। याद रखना मुस्तजाब, मेरी नज़रें तुम पर ही होंगी। बाहर जाकर सहर को अंदर भेजो। फिर वो रुका नहीं था, चला गया था। तो बुराक शाह, आपकी लास्ट मुलाकात और बात क्या हुई थी उससे? वो अब बुराक की जानिब मुतवज्जो हुई। जिस दिन मेरा निकाह हुआ था वही हमारी आखिरी मुलाकात का दिन था, और कोई बात नहीं हुई थी हमारी आपस में। ठीक है, जाओ तुम। हम ना सबके बयान नोट करती रहना। मैम, सबका लिख रही हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वो वापस उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मुस्तजाब, मर सकता है वाकई, लेकिन मुस्तफ़ा लाला को खरोच भी नहीं पहुँचा सकता। बाहर जाओ और हफ्सा को अंदर भेजो। वो उसकी बात नज़रअंदाज करके स्पाट अंदाज में बोली। उसके जाते ही सहर दाखिल हुई और खामोशी से सामने सोफे पर बैठ गई। उसके चंद सेकंड बाद हफ्सा दाखिल हुई। उमैर और हमजा दोनों की निगाह एक साथ उसकी तरफ उठी। हफ्सा ने देखकर स्माइल पास की, लेकिन दोनों ने ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वापस निगाहें सामने सोफे की जानिब कर ली। हफ्सा का दिल किया कि फूट फूट कर यहीं रोना शुरू कर दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करके सोफे पर बैठ गई। तो सहरशाह, क्या बात हुई थी आखिर में आपकी मुस्तफ़ा से? और लास्ट मुलाकात कब हुई? उसका लहजा काफ़ी नर्म हो गया था अब वो चाह कर भी उस लड़की से कड़क लहजे में बात नहीं कर पा रही थी। नूरे और आर्यान लाला मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इस चीज़ पर उन्होंने आर्यान लाला और नूरे की क्लास लगाई थी और मुझे समझाया था कि अपने हक में बोलना सीखो। फिर वो बाहर चले गए थे। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं हुई तुम्हारी उससे? नहीं सरदार भाभी, इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई थी। वो मासूमियत से बोली। सरदार भाभी पर वो हल्की सी मुस्कुराई। जाओ तुम और नूरे को भेजो। जी भेजती हूँ। वो बोलकर खामोशी से बाहर चली गई और उसके जाते ही हफ्सा की जानिब वो मुतवज्जो हुई, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं और वो खूनखार निगाहों से हमना को घूरने में मसरूफ़ थी। तीनों ने उसको ऐसे देखकर अपनी हंसी दबाई और मुशाइम वापस संजीदा होते हुए उससे मुखातिब हुई। तो मिस हफ्सा, आप 2 दिन पहले यहाँ आई और 2 दिन बाद मुस्तफ़ा का कत्ल हो गया। थोड़ी ताज्जुब की बात नहीं है? उसका लहजा ऐसा था कि हफ्सा को अपना आप ज़मीन में गड़ता महसूस हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ नम होना शुरू हो गई। रोने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मुझे सच सुनना है लड़की, वो कड़क लहजे में बोली। हमजा अफसोस से उन दोनों को देख रहा था। आप वो नहीं करें ना मेरे साथ ऐसा। आंसू बेख्तियार होकर गाल पर फिसलते चले गए। मुशाइम से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे उसके आंसू, लेकिन फिर भी ज़ब्त किए बैठी रही। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। आवाज़ यकदम तेज़ हुई। मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, और आवाज़ काफ़ी भारी हो रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम न ले रहे थे उसके। 5 मिनट तक वो उसको घूरती रही और फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो स्पाट अंदाज में बोली, बाहर जाओ हफ्सा। हमना नासमझी से उसको देख रही थी। हफ्सा ने एक दुख भरी निगाह उस पर डाली और आंसू साफ करके कमरे से निकल गई। उसके निकलते ही नूरे कमरे में दाखिल हुई थी। गेट के पास खड़े होकर पहले मुशाइम की पुश्त को घूरा और गुस्से से सामने सोफे पर बैठी। उसके बैठते ही मुशाइम ने स्पाट अंदाज में पूछा, तो नूरे मुस्तफ़ा, तुम्हारी कैसी बॉन्डिंग थी एक दूसरे के साथ? दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें बताने का, बस नानों की वजह से बता रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती। उमैर और हमजा ने उसको सख्त घूरी से नवाजा, जबकि हमना ने भी उसको घूरा, लेकिन मुशाइम बिल्कुल संजीदगी से उसको देख रही थी। उसके माथे पर एक बल नहीं आया था।
वो मुझे तंग करता रहता था। बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। लास्ट मुलाकात कब हुई? जब वो बाहर जा रहा था, तब उसने थोड़ा डांटा था मुझे और आर्यन को। किस चीज़ के लिए? मैं और आर्यन शहर का मजाक बना रहे थे और ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इस वजह से। और कोई ख़ास बात नहीं, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। ठीक है, तुम जाओ और नगीना और मिसेस नगीना और नाहिद बेगम को भेजो। उनसे चंद एक सवाल करने के बाद मुकर्रम शाह और शिरजील शाह से उसकी बात हुई। फिर इन्वेस्टिगेशन वाइंड अप कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही ख़त्म हुई, मुशाइम ने उठकर अपनी कुर्सी सीधी की और रुख उमैर की जानिब किया। तो फिर आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? उमैर उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए बोला। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। किसी की कोई भी बात में झोल नहीं लगता, सब क्लियर है सिवाय मुस्तजाब की बातों के। मुशाइम कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन मिशी, तुमने सुना नहीं था मुस्तजाब की बातों को? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मिशी, हमजा ठीक बोल रहा है, क्योंकि अगर हम शक की निगाह से देखते हैं तो हम उस लास्ट लड़की को भी देख सकते हैं। क्या नाम है उसका? नूरे। मुशाइम से पहले हमना अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली। हाँ नूरे, तो वो भी तो शक में आ सकती है ना, क्योंकि लास्ट डांट उसको भी तो मुस्तफ़ा ने दी थी। लेकिन उमैर, मुस्तजाब को थप्पड़ मारा गया था, ज़्यादा शक उस पर है। वो भी दू बदू बोली। आगे का लाहे अमल बताओ। उमैर उसकी आंखों में देखते बोला। कल हम लोग उस जगह पर जाएंगे जहां मुस्तफ़ा की डेड बॉडी मिली थी, और फिर देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। अब तुम ऐसा करो, तुम लोग भी थके हारे आए हो, हवेली जाओ, खाना खाओ और रेस्ट करो। मैं मेरे कमरे में हमना को ठहरा देना। ठीक है हमना? यस मैम, एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं उसके लिए यही सब करती। बाकी अब तुम लोग निकलो, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। वो बोलकर खड़ी हुई तो उसके साथ ही वो तीनों भी उठ खड़े हुए थे। सबके निकलते ही वो अपने कमरे में आई और जो हमना ने लिखा था उसको रीड करके अल्फाज से अल्फाज जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अगर मुस्तजाब कातिल है तो इस तरह नूरे भी तो हिस्सादार है। नहीं मुशाइम, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कौन है जो मुस्तफ़ा के साथ ऐसा कर सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है मुस्तजाब नहीं, वो भाई है, जान देता है वो उस पर। तो फिर कौन? नूरे। लेकिन अकेली लड़की ये सब नहीं कर सकती। फिर अभी वो सोच में ही थी कि वजदान धाड़ करके दरवाजे में दाखिल हुआ और उसके सर पर सवार हुआ। तुमने क्या कहा है मुस्तजाब को? गुस्से से रगें तनी हुई थी, आंखें लाल हो रही थी। मुशाइम ने रुख उसकी जानिब किया और कदरे हैरत से बोली। क्या मतलब? तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है मुस्तजाब कौन है? मुस्तफ़ा का, और क्या लगता है उसका? आई नो, मैं जानती हूँ मुस्तजाब मुस्तफ़ा का कौन है। वो बिल्कुल मुतमईन अंदाज में बोली। तो तुम पागल हो जो इसको इस तरह से बोल रही हो कि वो कातिल है उसका? हद होती है यार। मुशाइम ने जबड़े भींचे और संजीदगी से बोली। मुझे नहीं पता आपको क्या बोला गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम जो भी बात हुई थी वो एक पार्ट था, उस पर मैं नहीं चाहती कि दोबारा बात हो। वो बोलकर बेड पर जाने लगी। वजदान ने उसी वक्त उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो उसके सीने से लगती, लेकिन बर वक्त उसने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया था। वजदान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तुम्हें इल्म भी है कि क्या बोल रही हो तुम? मुशाइम बेग भाई है वो मेरा, कितने दर्द में है वो तुम्हारी इस बकवास की वजह से। तो मैं क्या करूं? उसका लहजा बिल्कुल स्पार्ट था। यार कैसी हो तुम? एहसास है तुम्हें? रो रहा है वो, एक ही बात बोल रहा है कि वो कातिल नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं है यार, क्या बोल चुकी हो तुम? मैंने ये भी कहा था मिस्टर वजदान, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और मैं अब भी यही बोल रही हूँ। वो भी उसकी आंखों में देखकर बोली। आप खुद बताएं, मुस्तफ़ा ने आखिर में थप्पड़ उसी को मारा था। हो सकता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कत्ल कर चुका उनका। तुम क्या पागल हो? कौन अपनी बेइज्जती के बदले में कत्ल करेगा? अच्छा, तो आप बोल रहे हैं ये बात कि कौन बेइज्जती के बदले कत्ल करेगा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। यही बात मिस्टर वजदान शाह, मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। कौन सिर्फ एक बेइज्जती पर कत्ल कर देगा? इतनी सेंस नहीं है आप लोगों में? वो भी उसकी आंखों में देख धाड़ने वाले अंदाज में बोली। वजदान ने यकदम उसका बाजू छोड़ा। मैंने कहा था आपसे कि अशर बेग सिर्फ एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए कभी कत्ल नहीं कर सकते। और रही बात मुस्तजाब की, हाँ हम शक कर सकते हैं उस पर। वजदान बिल्कुल साकित हो गया था उसकी बात से। कहीं कहीं उसको जहाँ लग रहा था कि अशर कातिल हो सकता है, अब नहीं लग रहा था। वो शक एकदम खत्म हुआ। तुम्हें क्यों लगता है मुस्तजाब? अब लहजा कदरे धीमा था। नहीं, मुझे कंफर्म अभी भी नहीं लगता है कि मुस्तजाब कातिल है, क्योंकि आखिरी झड़प उसकी नूरे से भी हुई थी और आर्यन से भी। लेकिन आर्यन अभी अस्पताल में, वो आ जाए क्योंकि आखिर फिर वही जानता है।
और वही बच गया है इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन मुशाइम वो बातचीत नहीं कर रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है, वो बिल्कुल खामोश है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि सदमे की वजह से ऐसा हुआ है उसको। एक बार आने तो दो, सारा मुंह मैं खुद खुलवा लूँगी। मैं फिर भी वही बोलूँगा, तुमको मुस्तजाब से ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। वो रो रहा है यार, मुस्तजाब बहुत प्यार करता था मुस्तफ़ा से। कहाँ है वो? मुशाइम का एकदम दिल भारी हुआ था। नीचे लॉन में है और ना ही वो किसी से कुछ बोल रहा है और बात कर रहा है। मैं जाती हूँ और बात करती हूँ, आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ। वो बोलकर जाने लगी, लेकिन वजदान की अगली बात से रुक गई और अपनी हंसी का गला घोंटते हुए मुड़ी। तीसरा लड़का कौन था वैसे वो? कौन तीसरा लड़का? हमजा? नहीं, वो ब्लैक शर्ट वाला। दांत पीस कर बोला, अच्छा, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, एसपी उमैर सिद्दीकी। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उससे, बहुत से केसेस में मेरा साथ दिया है उसने। अच्छा जाओ, मुस्तजाब के पास जाओ तुम। वजदान का चेहरा लाल हुआ था। वो बात बदलते अंदाज में बोला, मिस्टर वजदान शाह। वो जाते जाते फिर रुकी। एक बात याद रखना, इस केस के सॉल्व होते ही हम अलग हो जाएंगे। इस बात से आपको पलटने नहीं दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो रुकी नहीं थी, नीचे लॉन की जानिब बढ़ गई थी, पीछे उसको अजीब सी कैफियत में छोड़कर। बुराक काफ़ी देर से हफ्सा को गुस्से से घूर रहा था, जो सिर्फ रोने में मसरूफ़ थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो उसको उठाकर कमरे से बाहर फेंक दे। पहले अलग मुस्तजाब की परेशानी थी और अब ये। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, सिवाय गुस्से के कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी भी वो किसी काम से आया था, लेकिन उसको रोता देख 36 बार पूछ चुका था कि बात क्या है, लेकिन वो हनूज खामोशी से रोए जा रही थी सिर्फ। फिर एक बार खुद को कंपोज किया और अपने गुस्से को काबू करके बोला, हफ्सा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो इस कदर? मुझे बाहर जाना है यार, मुस्तजाब की हालत ठीक नहीं है, प्लीज़ एक दफ़ा बताओ, मैं रिलैक्स होकर उसके पास जाऊँ। तो जाओ यहाँ से तुम, क्यों आ रहे हो मेरे पास? वो रोते हुए बोली, किसी को मुझसे प्यार नहीं है, मैं किसी की कुछ नहीं लगती हूँ, तुम सब लोग चोमू हो। हफ्सा, ये नहीं बोला करो चोमू वगैरह। वो चिढ़कर बोला, हाँ हाँ क्यों ना बोलूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरा मुँह है, मैं बोलूँगी, बार बार बोलूँगी। आए बड़े चोमू कहीं के। बुर्राक को एक गुस्सा आ रहा था और एक जा रहा था, लेकिन वो उसको ऐसी हालत में छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहा था। आंखें बंद करके गुस्सा पीने की कोशिश की और उठकर उसके कदमों के करीब बैठा और उसके हाथ थामे। उसने हाथ नहीं छुड़ाए थे, इसलिए बुर्राक ने भी अपनी पकड़ हल्की रखी। प्लीज़ एक दफ़ा बताओ क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो? वो नरमी से बोला तो हफ्सा ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसके चेहरे को देखा और टूटे बिखरे लहजे में बोली, मुशाइमा आपको नहीं मान रही हैं। वो क्यों मुझसे इतनी खफा हैं? उन्होंने मेरी जगह अपनी उन्होंने मेरी जगह अपनी हफ्सा की जगह किसी और लड़की को दे दी। उन्होंने मेरी जगह किसी और को रख लिया है। वो तो मेरी आपो है ना, वो मेरी जगह किसी को कैसे दे सकती हैं? आवाज़ काफ़ी भारी हो रही थी रोने के बाइस। उसकी बात सुनकर बुर्राक ने एक ठंडी आह भरी थी और उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी आपो से बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम रो मत, मान जाएगी वो। तुम बात करोगे? वो निहायत नम लहजे में एक आस से बोली। हाँ, मैं बाहर ही जा रहा हूँ मुस्तजाब के पास, फिर उनसे बात करके ही वापस आऊँगा। क्या वो मान जाएंगी? तुम परेशान मत हो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा उनको मनाने की। और जब तक तुम फ्रेश हो जाओ और जब मैं आऊँ तो मुझे सोती हुई मिलो, आई समझ? उसने अच्छे बच्चों की तरह सरस बात में हिलाया और उसको राम करता नीचे की तरफ बढ़ा। मुशाइम नीचे लॉन में आई तो उसको सामने ही बेंच पर मुस्तजाब सर झुकाए बैठा मिला, कंधे झुके हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और उसके बराबर खामोशी से बैठी। मुस्तजाब ने महसूस तो कर लिया था कि कोई उसके साथ बैठा है, लेकिन सर उठाकर देखने की जहमत नहीं की। तो तुम नाराज़ हो मुझसे? मुशाइम अपनी संजीदा आवाज़ में ही बोली। उसकी आवाज़ सुनकर झटके से उसने सर उठाया। वो वाकई रो रहा था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुशाइम के दिल को कुछ हुआ। इस बार वो बहुत गलत बोल गई है, जिसकी वजह से वो नादिम भी थी और साथ में पशेमान भी। उसने उसको साथ बैठे देखा तो जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लहजे को मजबूत बनाते बोला, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ अकेले अंधेरी रात में क्यों बैठे हो बाहर, तारे गिनने के लिए? नहीं, बस कुछ वक्त अकेला गुजारना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो जवाब देना पड़ेगा, वो भी अभी और इसी वक्त। अजीब ज़बरदस्ती है, नहीं दूंगा मैं जवाब, वो अटल लहजे में बोलो। चलो मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। बुराक मुस्तजाब के पास ही आ रहा था। उसकी बात सुनकर पीछे ही रुक गया और वजदान भी उसके पीछे ही आया था। बुराक को ठहरे देखा तो वो भी उसके पास रुक गया। एक बादशाह था,
وہ روز دیکھتا تھا کہ اس کے سارے کام کرنے والے بہت خوشی اور سکون سے رہتے ہیں، لیکن وہ سکون اور خوشی بادشاہ کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوا اور اس نے یہ بات اپنے وزیر سے بولی تو وزیر نے بادشاہ سے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ایک کام کریں، ان میں سے کسی ایک ملازم کے گھر کے پاس ایک جار میں 99 اشرفیاں ڈال کر رکھ دیں، لیکن اس پر ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ اس میں 100 اشرفیاں موجود ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ واقعی تعجب کی بات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ لیکن بادشاہ نے وزیر کی بات پر عمل کیا اور ایک جار میں 99 اشرفیاں ڈال کر ایک گھر کے سامنے رکھ دی، لیکن اس پر کیا لکھا؟ اس میں آپ کے لیے 100 اشرفیاں ہیں۔ پھر اس گھر کے مالک نے وہ جار اٹھایا اور گھر میں گیا۔ گھر والوں نے اس میں سے اشرفیاں کاؤنٹ کی، لیکن اس میں سے ایک اشرفی کم تھی۔ وہ سب پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ ایک اشرفی باہر گر گئی ہوگی، تو سب گھر والے ایک اشرفی کی کھوج میں نکل گئے۔ ساری رات اسی خواری میں گزر گئی کیونکہ ان کو اشرفی نہیں ملی تھی۔ گھر کے سربراہ نے گھر والوں کے ساتھ خوب چک چک کی، لیکن وہ بھی سب ایک اشرفی کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس واقعہ سے کچھ سمجھ آئی تمہیں؟ مستجاب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آسان کر کے سمجھاتی ہوں تمہیں۔ اس طرح سے انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے، اللہ کی 99 نعمتوں کو چھوڑ کر اس ایک نعمت کے پیچھے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی ایسی حکمت کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، اور وہ کبھی کبھی دے کر شاید واپس لے لیتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ بات میں تمہیں کیوں بول رہی ہوں؟ مستجاب اس کی بات سن کر سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ کیونکہ تم بھی اللہ کی 99 نعمتوں کو چھوڑ ایک ایسی نعمت کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو تمہیں اب نہیں ملے گی۔ مستجاب ابھی بھی الجھا ہوا تھا، اور پتہ ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ۔ مستجاب کا دل رکا تھا، سانسیں مدھم ہوئی تھیں۔ اب وہ تمہاری زندگی سے جا چکا ہے۔ یہاں دل کی رفتار بہت تیز ہوئی۔ تم اس کے پیچھے سب بھول رہے ہو۔ اس کے حلق میں ایک گلٹی سی ابھری۔ مستجاب، ہر انسان پر یہ دن آتا ہے اور اس کا پیارا اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب دوست یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے اللہ سے منہ موڑ لو۔ اپنے بہن بھائی، اپنی ماں باپ، دادا دادی، سب کو تکلیف دو۔ ابھی وجدان کی حالت تم اندر دیکھتے کہ کیا ہو رہی تھی کہ میرا بھائی رو رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مستجاب، اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جو تم کھونے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقین رکھو تمہیں وہ ایسا بھی کچھ دے گا جس کو تم پانے کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، تم خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ میں جانتی ہوں مستجاب، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن بیٹا میں مجبور ہوں۔ وہ نہایت نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ کیسی مجبوری؟ کسی کو دکھ دینا مجبوری ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، دکھ دینا بھی گناہ ہے۔ وہ نم لہجے میں بولا۔ میں اپنے گناہ کی تلافی چاہتی ہوں، میں اپنے نکلے ہر لفظ کی معافی چاہتی ہوں تم سے۔ میرا ماننا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو دوسرے ہی پل معافی مانگ لو، اس لیے میں بھی تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ اور بڑا وہ نہیں ہوتا جو معافی مانگتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا، لیکن یہ بات جو اس کے دل میں بار بار چبھ رہی تھی، وہ بول ہی گیا تھا، آئی ایم سوری، لیکن مستجاب، میں مصطفیٰ کی وکیل ہوں۔ چندہ وکیل ایسے ہی سوال پوچھتے ہیں اور ایسے ہی الزام بھی لگائے جاتے ہیں۔ میں صرف ایک خدشے کے تحت بولی تھی یہ سب۔ میں نے تمہیں قاتل ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، میں بولنا کیا چاہتی ہوں۔ مستجاب نے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بالکل مصطفیٰ لالا کی طرح ہو، نہایت رحم دل، ہر انسان اور رشتے اور اس کے جذبات کو سمجھنے والی۔ وہ بھی آپ ہی کی طرح تھے، ایسے ہی مجھے سمجھاتے تھے۔ وہ بالکل ایک ٹرانس کی کیفیت میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں؟ اس کی باتیں سن کر بہت راحت اور سکون ملا تھا اسے، اس لیے وہ بول گیا، بولو۔ اس نے نگاہیں آسمان کی جانب مرکوز کی۔ میں مصطفیٰ لالا سے بہت پیار کرتا ہوں، کبھی ان کی زندگی میں یہ بات میں نے بولی نہیں۔ پتہ ہے، وہ بالکل مجھے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، جیسے میں کوئی 5 یا 10 سال کا لڑکا ہوں۔ کبھی بڑا ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے مجھے، لیکن جب وہ گئے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سے میرا سایہ چھن گیا ہو۔ میں بالکل ٹوٹ گیا ہوں، بالکل بکھر سا گیا ہوں۔ اتنا پیار کرتے تھے مجھ سے، اور آپ کو پتہ ہے آج وہ نہیں ہے تو میں کچھ بھی صحیح نہیں کر پا رہا ہوں۔ مستجاب بالکل اکیلا ہو گیا ہے۔ وجدان اور براق دونوں کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ واقعی چھوٹا تھا اور دونوں نے ہی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں سحر میری زندگی میں واپس آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے، میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ چکا ہوں، لیکن وہ معاف نہیں کر رہی۔ بس وہ اب میری زندگی سے جانا چاہتی ہے۔ مشائم اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور وہ آسمان کی جانب۔
بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ اس نے نگاہیں مشائم کی طرف کی۔ اور میں قاتل نہیں ہوں، وہ مجھے اپنا بیٹا بولتے تھے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ میں لالا کے لیے مر تو سکتا ہوں لیکن ان کو مار نہیں سکتا۔ اس بات پر دکھ سے آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ اس کی بات سن کر مشائم نے ایک گہری سانس لی اور جذب سے بولی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتی ہوں، آئی ایم سوری۔ نہیں پلیز، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ فوراً بولا، آپ سے ایک بات بولوں؟ وہ تھوڑا جھجک کر بولا، ہاں بولو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ لالا کل آفس میں بول رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک ایسی کنفیسنگ پاور ہے جس سے آپ سامنے والے کو فوراً قائل کر لیتی ہیں۔ کیا آپ میرے لیے سحر کو منانے میں مدد کر سکتی ہیں پلیز؟ مشائم 5 سیکنڈ تک اس کو بہت غور سے دیکھتی رہی، پھر مسکراتے لہجے میں بولی، منظور ہے، لیکن سب ٹھیک ہونے کے بعد مجھے ایک مزے والی ٹریٹ چاہیے، لیکن اس ٹریٹ میں میری گڑیا اور میرا لاڈلا بھی شامل ہوں گے۔ مطلب حمزہ اور حفصہ دونوں شامل ہوں گے، پھر بات بنے گی برو۔ اس کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے، ڈن، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، بہت شکریہ۔ پیچھے اس کی بات سن کر وہ دونوں بھی مسکرائے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیا بول کر مخاطب کروں۔ تم مجھے حفصہ کی طرح آپو بولو، مجھے اچھا لگے گا، ویسے بھی مجھ سے چھوٹے ہو۔ نہیں، میں 26 سال کا ہوں۔ وہ فوراً اس کی نفی کرتے بولا، ڈیئر، میں 28 سال کی ہوں۔ وہ اب مسکرا رہی تھی، اوہ سوری، آپ دیکھنے میں کافی چھوٹی لگتی ہیں لیکن ہوں نہیں، چلو اندر چلتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں پلٹے تو سامنے ہی براق اور وجدان کھڑے تھے۔ وجدان نے اپنی باہیں پھیلائیں تو مستجاب بھاگ کر اس کے گلے سے جا لگا تھا۔